तो स्वागत है आपका आज के इस नए चैप्टर में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्राचीन इतिहास के चैप्टर 1 से, जो कि बुक है घटना चक्र की। 11 क्वेश्चन उसमें हो गए थे और आज उसके आगे हम करने वाले हैं। तो आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उसमें से आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको ब्रह्मगिरी से, दूसरा बुर्जहोम से, तीसरा कोल्डीवा से और चौथा मेहरगढ़ से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हिस्ट्री के क्वेश्चन में कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसमें थोड़ा सा डेट के साथ पे ही हम चलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा सिंपल सा क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों ऑप्शन में से सीधा सीधा हमारा ऑप्शन डी मेहरगढ़ हो जाएगा। यानी कि प्राचीनतम प्रमाण की जब बात आए तो वो प्राचीनतम प्रमाण पाया तो जाएगा आपका कोल्डीवा में भी और मेहरगढ़ में भी, लेकिन जब प्राचीनतम की बात की जाए तो मेहरगढ़ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब प्राचीनतम प्रमाणों की बात आए तो यहाँ पे स्थान के साथ में 3 प्रमुख स्थान दिए जाते हैं, जिसमें से आपका पहला स्थान जो है वो लहुरा देव हो सकता है, या फिर उसके बाद में मेहरगढ़ हो सकता है और कोल्डीवा हो सकता है। ये 3 प्राचीनतम स्थल हैं जो आपको प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य होने के बारे में बताते हैं। तो देखा जाए इन तीनों में सबसे प्राचीनतम कौन है, तो अगर इन तीनों को एक साथ कर दिया जाए तो सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है, यानी कि जो नई नई लगातार खोजें होती रहती हैं, उन खोजों में ये पता चला है कि लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे कृषि के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से हैं? लहुरा देव से। अगर हमारा लहुरा देव नहीं है तो फिर उसके बाद में मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ में भी हम देखें, जो मेहरगढ़ में कृषि साक्ष्य के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं 7000 ईसा पूर्व के आसपास के, ठीक ना। यानी कि सबसे प्राचीनतम हम प्रमाण कहाँ से मिले? 9000 से 7000 ईसा पूर्व लहुरा देव से। फिर उसके बाद में मेहरगढ़ जो कि हमारा पाकिस्तान में है, यहाँ पे मिले हैं 7000 ईसा पूर्व से। और इससे थोड़े पहले की बात किया जाए तो मिलता है कहाँ से? 6500 ईसा पूर्व से। वो कहाँ पे है? ये है हमारा बेलन घाटी, जो कि कहाँ पे है? इलाहाबाद में, ठीक है ना। ये देखिए कोल्डीवा साक्ष्य वाला कोल्डीवा इलाहाबाद, जिसे बेलन घाटी बेलन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो यही फाइनली अगर देखा जाए तो इन तीनों में सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मेहरगढ़, फिर उसके बाद में आ जाता है कोल्डीवा, ठीक ना। तो इन तीनों स्थानों में हमको तनिक सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इन तीनों को एक साथ दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से प्राचीनतम कौन है, तो हम किसके साथ में जाएंगे? हम जाएंगे लहुरा देव के साथ में। और अगर इनमें से लहुरा देव नहीं दिया गया है, मेहरगढ़ और कोल्डीवा दिया गया है, तो हम किसके साथ में जाएंगे? हम जाएंगे मेहरगढ़ के साथ में। और अगर ये दोनों नहीं दिए गए, केवल लास्ट वाला दिया गया है, केवल और केवल कोल्डीवा, तो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन जो होगा वो कोल्डीवा होने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको लगभग परीक्षाओं में मिलते रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन, ये कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, 13 में पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए फिर से हमारा एक बार क्वेश्चन वही आ गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे कौन कौन सा है। इसमें लोथल है जो कि एकदम गलत है, हड़प्पा है ये भी गलत है, और मुंडी गाक है ये भी गलत है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़, ठीक ना। मैंने आपको 3 साइटें बताई थी, एक लहुरा देव बताया, एक मेहरगढ़ बताया और एक क्या बताया? एक कोल्डीवा बताया। तो उन तीनों में से हमारी एक ही साइट दी गई है मेहरगढ़। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होने वाला है हमारा मेहरगढ़ होने वाला है, जो कि कहाँ है? हमारा है पाकिस्तान में, ठीक ना। पाकिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक
प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। यानी कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट दी गई हैं और उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां से आपको कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। या फिर अगर हम सीधे कहें, बस यही आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि इन साइटों में से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमको बताना है। तो सबसे पहला स्थान दिया गया है हमारा मुंडीगाक, जो कि गलत होगा। फिर उसके बाद में दम्ब सादत है, ये भी गलत होगा। बालाकोट, ये भी गलत होगा। आमरी, ये भी गलत होगा। तो हमारा इसमें है मेहरगढ़। तो जाहिर सी बात है, हम बहुत देर से मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या होने वाला है, मेहरगढ़ होने वाला है। यानी कि कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक शहर में मेहरगढ़ साइट अभी पाई जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आंसर अगर आए तो जरूर आप उसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है अंजीरा से, दूसरा ऑप्शन है दम्ब सादत से, तीसरा ऑप्शन है किली गुल मोहम्मद से, और चौथा ऑप्शन है हमारा मेहरगढ़ से। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको रट गया होगा कि आंसर कौन सा होने वाला है। इसमें हमारा आंसर होने वाला है मेहरगढ़, ठीक है ना। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे कहाँ से मिल जाएंगे, मेहरगढ़ से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, ठीक ना। हमें क्या बताना है, हमको बताना है ऐसा स्थल जहां पे प्राचीनतम एवं अस्थाई जीवन, ठीक ना, अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो हम सीधे से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, पहले ऑप्शन में हमको कहा गया है कि धौलावीरा से, दूसरा ऑप्शन है किले गुल मोहम्मद से, और तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, और चौथा ऑप्शन है मेहरगढ़ से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है, पूछा प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण, ठीक ना। तो इसमें हमने वही आंसर, फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं कृषि के, या फिर अस्थाई जीवन का मतलब अस्थाई जीवन वहीं तो होगा जहाँ पे कृषि शुरू हो जाएगी। कृषि करने के लिए आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए किसी एक स्थान पर रुकना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब आप रुकेंगे तो आपका जीवन अस्थाई हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है। आप इससे कंफ्यूजन में ना जाइएगा कि अस्थाई जीवन पूछ रहा है तो फिर अस्थाई जीवन का तो प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य से कोई संबंध ही नहीं है संबंध, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ही है, बशर्ते इसका मोड बदल गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन हमारा धौलावीरा है, दूसरा ऑप्शन है किले गुल मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, और चौथा ऑप्शन है मेहरगढ़। तो इस प्रश्न का आपका जो उत्तर होने वाला है वो मेहरगढ़ होने वाला है, ठीक है ना। मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे हम देख लेते हैं। दिया गया है कि दिए गए प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी, ठीक है ना, यानी कि 7000 ईसा पूर्व है। किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि जो है वो कितनी है, 4000 और 3500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। यानी कि जैसे मैंने उसमें आपको 3 साइटें बताई थी, और यहाँ भी तीन साइट है। पहली किले गुल मोहम्मद है, और जो उसके बाद वाली है वो है हमारा कालीबंगा। तो ठीक है, इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो भी हमारा क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि कौन से ऐसे स्थान है जहां से आपको पशुपालन के प्रमाण मिल जाएंगे। तो आप ऑप्शन देखिएगा, औंदो, और दूसरा कौन सा है बोरी, तीसरा है बागोर, और चौथा है आपका लखनिया, ठीक है ना। तो आप अगर इसके आंसर में जाएंगे तो इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी, यानी कि बागोर जो है, बागोर से हमको क्या मिलता है, बागोर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। पशुपालन के प्रमाण तो हमने पिछले में भी देखा था, लेकिन इसमें क्या है देखेंगे, बागोर से क्या है, हमारा पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा है, वो मैंने हाँ इसको डिस्कस कर दिया था, ये है हमारा औंदे, और दूसरा है बोरी, तीसरा है बागोर, और चौथा है लखनिया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो बागोर होगा। और बागोर के
सापेक्ष हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़, ठीक ना, आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीड़वाला जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग कहा गया, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि चारकोलिथिक युग कौन से युग का नाम है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है पुरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है ताम्र पाषाण काल एवं डी में पूछा है आपका लौह पाषाण काल। यानी कि चारकोलिथिक युग किस युग को कहा गया है, पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण और लौह युग। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका चारकोलिथिक युग जो है वो कहलाता है हमारा ताम्र पाषाण काल को, ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल हमारा चारकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां से पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिल जाते हैं। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए है आगरी, ऑप्शन नंबर बी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी है कोटदीजी एवं डी है कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आंसर होने वाला है आपका बी, यानी कि मेहरगढ़ से जो है आपका पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण मिल जाते हैं, अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका मेहरगढ़। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि बलूचिस्तान में स्थित पुरा पाषाण स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, इसके चार ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी, दूसरा बी.एस. वारकक्कड़ ने, तीसरा है एच.डी. शंकालिया ने और चौथा है मार्टिन व्हीलर ने। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. शंकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच में निर्धारित की गई थी, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था। तो इसका जो आंसर होने वाला है नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया, एच.डी. शंकालिया ने, जो कि दक्कन कॉलेज पूना में है, उसके प्रोफेसर हुआ करते थे। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका नौदा टोली, ऑप्शन पहले देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है गुजरात, नौदा टोली गुजरात में है, यानी या फिर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो जो हमारा नौदा टोली है वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। यानी कि नौदा टोली हमारा मध्य प्रदेश में है। तो मैंने आपको बताया भी नौदा टोली में साइट जो है उसका उत्खनन किसने किया था, उसका उत्खनन किया था एच.डी. शंकालिया ने, ठीक ना। हो जाएगा ये हमारा 21 नंबर। अब 22 क्वेश्चन जो है उससे देख लेते हैं क्या है। 22 नंबर में हमसे पूछा गया है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की है, ठीक है ना। यानी कि बृहत पाषाण स्मारक जो है उसकी पहचान किसने की। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा सन्यासी गुफाओं के रूप में, यानी कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी कि वो कौन सी साइट के रूप में उन्हें पहचाना गया है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा जा रहा है आपसे सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन नंबर बी कहता है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछता है मंदिर के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करिए।
तो वैसे इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि मृतकों को दफनाने के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, मृतकों को दफनाने के रूप में। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कहा जा रहा है कि नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो हमारा नव पाषाण काल में है उसमें जो डेड बॉडीज हुआ करती थी उनको दफना दिया जाता था। और कैसे दफनाया जाता था, विशाल पाषाण खंडों से निर्मित समाधि में उन्हें दफना दिया जाता था, और जो कि क्या कहलाती थी, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। और कह रहे हैं कि इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, केन सर्किल और डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहर और बृहत स्मारक मृतकों की समाधियां थी, ठीक है ना। यानी कि जो बड़ी बड़े हमारे क्या पाए जाते थे, बृहद स्मारक पाए जाते थे, उसके नीचे क्या होता था कि जो लोग जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उनको वहां पे दफना दिया जाता था, और उनको दफनाने पे जो साइट्स बनती थी उनको क्या कहते थे हम, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जानते थे। अब यही कह रहे हैं कि इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते थे, शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, केन सर्कल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, वुड स्टोन, कंदराए, मेहिर, ये बृहत पाषाण काल स्मारकों की समाधियां हुआ करती थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा और अगर आंसर आए तो जरूर करिए। क्वेश्चन सुनिए क्या है, कहा जा रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि किस नव पाषाणिक स्थल में हमको राख के टीले देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में कहा जा रहा है बुदिहाल, ऑप्शन नंबर ए, बी है संगनकल्लू, ऑप्शन नंबर सी कोल्डीवा, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगिरी। यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी साइट है जिसमें से राख के टीले दिख जाएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है संगनकल्लू, ठीक है। यानी कि संगनकल्लू से राख के टीले मिलते हैं। अगर इसका हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हमको राख के टीले प्राप्त होते हैं, तो वो है हमारा संगनकल्लू, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा जा रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए और सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर ई, सब जानते हैं भीमबेटका हमारा मध्य प्रदेश में है और जो कि प्रसिद्ध है अपनी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 273 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाख जुआर समूह में स्थित है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा भीमबेटका है वो अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, और इस गुफाओं में जीवन के विविध रंगों से संबंधित पेंटिंग बनाई गई हैं और विभिन्न जानवर जैसे कि हाथी, सांभर, हिरण आदि हैं। और अब तक ऐसी 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से यानी कि ऐसी 700 गुफाओं की पहचान की जा चुकी है, या फिर ऐसे रहने वाले जगहों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें जो हमारा भीमबेटका है उसका नंबर कौन सा है, 243, यानी कि 243वां भीमबेटका समूह में है, तथा 178 लाख ज्वारा समूह में स्थित है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जरा देखेंगे, पहला अजंता, दूसरा भीमबेटका, तीसरा बाग और
चौथा अमरावती। तो हमने इसका अभी आंसर देखा कि ये अपनी गुफाओं, अपनी चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है हमारा मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ठीक ना, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो सीधी सी बात है, भीमबेटका की गुफाएं हमारा अब्दुल्लागंज, रायसेन। रायसेन मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो है रायगंज, और रायगंज का भी एक शहर है जिसका क्या नाम है, अब्दुल्लागंज। ठीक, तो हमको जरा सा भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि अब्दुल्लागंज दिया गया है तो अब्दुल्लागंज होगा नहीं। अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट का हमारा क्या है, एक प्लेस है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऐसी कौन सी पत्थरों की गुफा है या पत्थरों का रहने वाला स्थान है जहाँ पे आपको सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका घघरिया से, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका से, ऑप्शन नंबर सी लेखहिया से, और ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़ से। तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है भीमबेटका। भीमबेटका से क्या हुआ है हमारा, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने कर लिया है पहले ही, तो नॉर्मल सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं गौरिक मृदभांड, ठीक है ना, जिसको कहते हैं OCP का नामकरण हुआ, ठीक है ना, गौरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ पे हुआ। ऑप्शन देखेंगे, पहला हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, या फिर लाल किला में। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है हस्तिनापुर में। अगर इसका हम यानी कि एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसा है कि गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्ण या गौरिक मृदभांड संस्कृति OPC कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई, यानी कि गौरिक मृदभांड जो है वो किस वजह से पाया गया है, अपने गेरुवर्ण गौरिक मृदभांड यानी कि मिट्टियों के बर्तन की वजह से पाया जाता है, और इसके जो साक्ष्य हमारे हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा से पाए गए हैं। तो इसी वजह से जो है हमने क्या कर दिया, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कर दिया, कहाँ, हस्तिनापुर में, यानी कि हस्तिनापुर से ही ये गौरिक मृदभांड पाए गए। तो इस वजह से हमने हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं हमारा 29 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि ताम्राशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ठीक ना। वो ताम्राशय गलत, शायद ताम्राशय काल गलत लिखा गया, वहां पे ताम्रपाषाण कालीन होना चाहिए था, ठीक है ना। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों को घर के नीचे, जो घर पे जो फर्श होती है उसके नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो जरा ऑप्शन देखेंगे, ए में है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूरब से पश्चिम, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूरब की ओर। तो जो इसका आपका आंसर होने वाला एग्जैक्टली क्या होने वाला, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि अगर हम देखें कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो जिन लोगों की डेथ होती थी वो उन लोगों को अपने ही घर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि उत्तर में उनका सर करते थे और दक्षिण में पैर करके दफना देते थे। ठीक, तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो थी हमारी, क्या किस नाम से जानती थी, जोरवे संस्कृति के निवासा दायमाबाद, कोठा, चंदौली, ईमानगांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उन्हें दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। तो बस जाहिर सी बात है, जो हमको मिला है वो कहाँ से मिला है, महाराष्ट्र से, ठीक ना, जहाँ की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को हम जोरवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर 29। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखेंगे, ए में कहा गया ब्रह्मगिरी से, बी है हमारा बुर्ज़होम से, सी चिरांग से और डी मस्की से। इसका जो आंसर होने वाला है, हमारा आंसर नंबर बी होने वाला है, यानी कि बुर्ज़होम से क्या मिला है हमको, मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज़होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है और गर्तवास भी यहीं की विशेषता है। बस सीधा सा ये कहना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे मानव के साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, तो वो हमारा जम्मू कश्मीर में बुर्ज़होम है। और यहाँ का एक विशेषता और है, ये है कि यहाँ पे लोग गड्ढे बना के, गड्ढे वाले घर, यानी कि वो जमीन को खोद डालते थे और खोदने के बाद में उसमें घर बना के रहा करते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि आपको बताएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते, ये तो हो ही गया क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसका जो आंसर होने वाला है हमारा बुर्ज़होम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कि विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन देखिए कौन सा है, मुरहना पहाड़ से, या फिर घघरिया से, बहरी खोर से, या लिखैया से। यानी कि विंध्य क्षेत्र का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सर्वाधिक मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन होने वाला है वो एग्जैक्टली सही होने वाला है, यानी कि विंध्य क्षेत्र का लिखैया जो है वहां से हमको सर्वाधिक मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में हैं तथा अधिकांश छत बिछत में हैं। अमेरिका के ओरेगन यूनिवर्सिटी के जॉन आर लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक ना, यानी कि हमारा विंध्य क्षेत्र में जो लिखैया है वहां से सर्वाधिक मानव के नरकंकाल मिले हैं। वो संख्या कितनी है, वो संख्या हमारी हो जाएगी 27 मानव नरकंकाल मिले हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 34 है। 34 में हमसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ठीक है ना, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है ना, या फिर पर्यटन, और फिर उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, जो हमारा पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है वो सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत काम करता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक, तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन वही सेम है, वही बताया जा रहा है कि जो हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो सांस्कृतिक विभाग के अंडर में हमारा काम करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है इसका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है पहला
अलेक्जेंडर कनिंघम को, दूसरा है जॉन मार्शल को, ऑप्शन नंबर 3 है मार्टिन व्हीलर को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इनके बारे में अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ में काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है कि राष्ट्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कहाँ पर है। ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जो है हमारा वो गुवाहाटी में है, या बस्तर में है, भोपाल में है, या चेन्नई में है। तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप जरूर करिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका भोपाल, भारतीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हम अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या इस चैप्टर में जो है हमारे केवल और केवल 36 क्वेश्चन ही थे, और इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर एंड होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और ताकि हम और ऐसे कंटेंट पे लगातार मेहनत करते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।